बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुर्रतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है तो सबसे पहले जो कानूनी रेमेडी आपको अवेल करनी है, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे और वो है ज़मानत। ज़मानत एक से ज़ायद इक़साम की हैं। कबलस गिरफ्तारी, बादस गिरफ्तारी, ड्यूरिंग द ट्रायल भी जमानत ली जा सकती है। जैसे ही आपके इल्म में ये बात आए कि एफआईआर आपके अगेंस्ट लॉन्च हो गई है, मुकदमे का बाकायदा इंदराज किया जा चुका है, तो आप प्री अरेस्ट बेल लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ प्री अरेस्ट बेल को कवर करेंगे और अगर मुकदमे का इंदराज हो गया और आपको पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर चुकी है तो अरेस्ट होने के बाद जो जमानत आप लगाएंगे वो कहलाती है पोस्ट अरेस्ट बेल या आफ्टर अरेस्ट बेल। अगर उर्दू में कहूँ तो जमानत बादस गिरफ्तारी। इन दोनों जमानतों के पैरामीटर्स, ग्राउंड्स डिफरेंट हैं। जब आप प्री अरेस्ट बेल के लिए अदालत के सामने पेश होंगे तो आप कुछ एडिशनल चीजें भी लेकर जाएंगे जो कि आपने पोस्ट अरेस्ट बेल में लेके जानी है। उसमें कुछ इजाफी चीजें होंगी जो प्री अरेस्ट में जरूरी हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पोस्ट अरेस्ट में आप पुलिस की कस्टडी में होते हैं, पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन प्री अरेस्ट बेल में आपकी कस्टडी आपके अपने पास होती है और पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं किया होता। प्री अरेस्ट बेल में हम क्या ग्राउंड्स ले सकते हैं, किन बातों का जानना और साबित करना जरूरी है, इसी मौजू पर बात करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। बेल आइकॉन दबाने से बेल नहीं बजती, सिर्फ एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के बारे में इत्तला मिल सकेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिए। तो दोस्तों, प्री अरेस्ट बेल क्या है या जमानत कबलस गिरफ्तारी? जमानत कबलस गिरफ्तारी को सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी, ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 498 डील करता है। और इसमें क्या बातें हैं जो हमने अदालत के सामने रखनी है तो अदालत हमें प्री अरेस्ट बेल के लिए कंसिडर करेगी। सबसे पहले और सबसे प्राइमरी बात वो है मैलिशियस इंटेंशंस या मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि कंप्लेनेंट ने और प्रोसिक्यूशन पुलिस ने मिलकर मेलाफाइडली, बदनीयती की बुनियाद पर झूठ पर मबनी एक ऐसी कहानी घड़ी जिसमें आपको फंसाया जिसका आपसे कतन कोई ताल्लुक नहीं है, आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, या सिविल मैटर आपको ऑलरेडी जेरे समात है, कोई पैसों का लेन देन था, कोई चेक का मसला था, बिजनेस डीलिंग्स थी, जमीन का कोई इशू था और उनके हवाले से ऑलरेडी आप सिविल अदालत से रुजू कर चुके हैं। सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए आपके ऊपर एक पर्चा करवाया जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई केस सिविल कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, जेरे समात है, तो ऐसे केस के जो दस्तावेजात हैं वो दस्तावेजात भी आपको प्री अरेस्ट में बहुत काम आते हैं, जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि कंप्लेनेंट की या प्रोसिक्यूशन की अल्टीरियर मोटिव्स हैं, हिडन उनकी कोई बदनीयती है, झूठ पर मबनी कहानी है, कंकॉक्टेड स्टोरीज हैं जिसका आपसे कतन कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपको हरास करने के लिए, आपको डिफेम करने के लिए, आपकी रिप्यूट को खराब करने के लिए इन्होंने ये पर्चा दर्ज किया है। प्री अरेस्ट बेल में आप इसके अलावा आप अदालत के सामने जो चीज रखेंगे वो ये होगा कि आपको इमिनेंट एप्रीहेंशन है, आपको खतरा है कि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे और एक झूठे मुकदमे में अरेस्ट करके ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिप्यूट को, मेरी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी बंदा है, या कोई किसी इदारे में किसी अच्छी पोस्ट पर सरकारी अफसर है, या फिर कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई ऐसा शख्स जो कि नॉर्मली बहुत रिप्यूटेबल है, जो कि सोसाइटी में एक अच्छी रिप्यूट रखता है, और अगर वो बिजनेसमैन है या कोई सरकारी मुलाजिम है, इन दैट केस वो रिप्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी में तो आपको पता है कि अरेस्ट होना आपकी रेपुटेशन को कितना नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अगर आप कारोबारी आदमी हैं तो आपका कारोबार इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है कि अगर आप अरेस्ट हो जाएं तो मार्केट में जो आपका ट्रस्ट है वो जाता रहता है। तो ये वो रेपुटेशन लॉस है जो कि इर्रिपेरेबल है, यानी कि नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इसमें जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो ये है, चूंकि आप पुलिस की कस्टडी में नहीं हैं, आपको अरेस्ट नहीं किया गया, तो प्री अरेस्ट लेने के लिए सबसे पहले जो भी मुल्जिम है, जो एक्यूज्ड है, जिसको एफआईआर में नॉमिनेट किया गया है, किसी मुकदमे में उसको नामजद किया गया है, ऐसे शख्स को अपने आप को मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करना होता है। यानी कि प्री अरेस्ट बेल में मुल्जिम की मौजूदगी लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्जिम कराची में हो और आप उसकी प्री अरेस्ट बेल इस्लामाबाद से ले रहे हो। जिस शख्स को प्री अरेस्ट बेल चाहिए उसका उस अदालत के सामने खुद को सरेंडर करना, श्योरिटी बॉन्ड्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि वो मचल के भरना, उस लेवल की श्योरिटी देना जिस लेवल की श्योरिटी अदालत को सेटिस्फाई करती हो। अगर अदालत जामिन को पेश करने के ऑर्डर्स फरमाए तो जामिन को पेश करे। प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेलाफाइडी, यानी कि अदालत जो चीज आपसे मांगेगी, जिस चीज को आपको साबित करना है, वो है प्रोसिक्यूशन के पार्ट पर बदनीयती, झूठ पर मबनी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें आप बेगुनाह हैं। और ये बेगुनाह होना सिर्फ मुंह से ही कह देना काफी नहीं है, आपको इसको साबित भी करना पड़ेगा कि आप किस तरह बेगुनाह हैं। बेशक टेंटेटिवली साबित करना है,
मेरिट्स पर डिसीजन नहीं हो रहा, लेकिन टेंटेटिवली भी अदालत इस चीज से सेटिस्फाई हो और आपको बिला वजह इस मुकदमे में मुलविस किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। ये वो ग्राउंड्स हैं जो प्री अरेस्ट बेल में स्पेसिफिकली जिनके ऊपर फोकस करना है, जिनके हवाले से आपको दस्तावेजात अदालत के सामने पेश करने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाया कि अगर कोई दीवानी मुकदमा चल रहा है, कोई एग्रीमेंट आप दोनों का आपस में हो चुका था, कोई लेन देन का मसला था, पैसों का मसला था, कोई चेक इशू हुआ था, ये तमाम चीजें, कोई भी दस्तावेज ऐसी चीज जो ये साबित करती हो कि आपके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है, मुकदमे का इंदराज किया गया है, वो बदनीयती पर मबनी है, तो वो तमाम दस्तावेजात आपको अपनी प्री अरेस्ट बेल की पिटिशन जो आप दरखास्त लिखेंगे, इसमें वो दरखास्त होगी जो कि प्री अरेस्ट बेल की दरखास्त है, साथ में आपका एफिडेविट होगा, उसके साथ वो तमाम दस्तावेजात भी होंगे जिससे आप ये साबित कर सकें कि आप बेगुनाह हैं और आप इस जुर्म में बिल्कुल भी मुलविस नहीं हैं। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट में दोनों में हमें ग्राउंड्स लेने पड़ते हैं, या हमें अदालत को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यानी कि आदी मुजरिम नहीं है, ये उस पर पहली एफआईआर कटी है। अगर एफआईआर उससे पहले आपके ऊपर कोई है, यानी कि इससे पहले भी कोई एफआईआर आप पर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आपको कोई सजा नहीं हुई, तो आप अदालत को ये यकीन दहानी करवाएंगे कि आप सजा याफ्ता नहीं हैं। बेशक आपके ऊपर एफआईआर हुई थी, लेकिन आप सजा याफ्ता नहीं हैं। और अगर एफआईआर ही नहीं हुई तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप ये कहें कि मैं साबका रिकॉर्ड याफ्ता नहीं हूँ, इससे पहले आज तक मुझ पर कभी भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, मैं एक गुड रिप्यूट एंजॉय करता हूँ सोसाइटी में, किसी खास पेशे से मुंसलिक हूँ, जो भी आपके फैक्ट्स है उसके हवाले से आप बात कर सकते हैं। इसी तरह आप इस चीज की यकीन दहानी करवाएंगे कि आप एब्सकॉन्ड नहीं करेंगे। एब्सकॉन्ड से क्या मुराद है, यानी कि आप फरार नहीं हो जाएंगे, मफरूर नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आप अदालत से इंटरिम बेल लेकर जा रहे हैं और उसके बाद आप दोबारा किसी पेशी पर आएंगे ही नहीं। जैसे ही आप प्री अरेस्ट बेल लगाएंगे तो सबसे पहले आपको एक इंटरिम बेल ग्रांट कर दी जाती है। इंटरिम बेल का मतलब, या उर्दू में उसको अबूरी जमानत कहते हैं। जैसे ही आप जमानत लगाते हैं तो पहली डेट पर नोटिस हो जाते हैं और आपको अबूरी जमानत दे दी जाती है। फौरी तौर पर आप मचलके जमा करवा कर अबूरी जमानत को एंजॉय कर सकते हैं। उससे जो नेक्स्ट डेट पड़ेगी, उस डेट पर आपका मौजूद होना, अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने केस का दिफा करना बहुत जरूरी है। अगर आप अगली तारीख पर नहीं आते, जो मुलजिम है वो नहीं आएगा, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि उसकी बेल रिफ्यूज कर दे और उसको अरेस्ट करवाने के अहकामात जारी कर दे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जो बात कर रहे थे कि आपने इस चीज की यकीन दहानी करवानी है कि आप फरार नहीं होंगे और जब भी अदालत बुलाएगी तो आप अदालत के सामने पेश होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी यकीन दहानी करवाएंगे एविडेंसेस, जो भी शहादतें प्रोसिक्यूशन ने इकट्ठी की हैं या नहीं की, अगर की हैं तो वो प्रोसिक्यूशन के कब्जे में है और उनको मैं बिल्कुल भी टेम्पर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके खिलाफ किसी इदारे ने कोई कार्रवाई स्टार्ट की है तो वो तमाम रिकॉर्ड अदारे की कस्टडी में है, तो ऐसे रिकॉर्ड को छेड़छाड़ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप इस चीज की यकीन दहानी करवाएंगे कि एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे। वजह उसकी क्या कि एविडेंस प्रोसिक्यूशन की कस्टडी में है या फिर कंप्लेनेंट की कस्टडी में है। प्री अरेस्ट बेल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशंस में लगती है, ये इलाका मजिस्ट्रेट के पास नहीं लगती, ये सेशंस कोर्ट में लगती है। अब ये जितनी भी बात हमने की, ये मुलजिम के हवाले से की। अगर मैं कंप्लेनेंट या मुदई के हवाले से बात करूं तो मुदई ने बिल्कुल ऑपोजिटली बिहेव करना है। अगर आप मुस्तगीस हैं, आप इस्तगासा की तरफ से हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये तमाम चीजें रिबट करनी है। अगर मुलजिम ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो आपने इस चीज को साबित करना है कि वो बेगुनाह नहीं है, क्योंकि उसको बेगुनाही को साबित करने के लिए किसी न किसी दस्तावेज का सहारा लेना पड़ेगा। उस दस्तावेज की सदाकत या तस्दीक आप भी कर सकते हैं कि ये दस्तावेज ही झूठा है, या ये दस्तावेज किसी खास तारीख पे हमारे दरमियान में एग्रीमेंट हुआ था, या जो भी आपका दावा है या क्लेम है उसको आप अदालत के सामने पेश करेंगे। इसी तरह जहां पर वो ये कहेगा कि मैं एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकता, मैं एब्सकॉन्ड नहीं करूंगा, यानी मैं मफरूर नहीं हूंगा, ये तमाम चीजें आपने बिल्कुल ऑपोजिटली ग्राउंड्स लेने हैं कि इसके भाग जाने के चांसेस हैं, ये भाग जाएगा। अगर पहले से उसके ऊपर कोई एफआईआर का इंदराज हो चुका है या उसको कोई सजा मिल चुकी है, वो कन्विक्ट हो चुका है, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड होगा इस चीज को साबित करने के लिए कि जनाब ये आदी मुजरिम है और ये इस तरह के जुर्म करता है और फिर भाग जाता है, तो ये प्री अरेस्ट बेल लेने का हकदार नहीं है। इस्तगासा के लिए एक और बात कि अगर मुलजिम ये साबित करने से कासिर रहता है कि प्रोसिक्यूशन की कोई बेलाफाइडी है, कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं, यानी कि बदनीयती है या झूठ पर मबनी कहानी है, अब आपका काम है कि आप इसको साबित करें कि ये कहानी सच्ची है और ये वाकई मुजरिम है, ये वाकई जुर्म का इर्तिकाब किया है। अगर मुलजिम ये साबित करने से कासिर रहता है तो मुस्तगीस को इस चीज को मजीद प्रेस करना चाहिए, मजीद जोर देना चाहिए कि ये एक आदी मुजरिम है और ये बार बार ऐसे एक्ट्स करता है और इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, ये गवाहों को मुनहरिफ करेगा, ये एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, फलां चीज इसके कब्जे में है, या ये प्री अरेस्ट बेल ले ही इस वजह से रहा है ताकि ये इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन न करे, पुलिस इसको अपनी कस्टडी में ना रखे
सके और ये एविडेंस को टेम्पर कर सके। अपनी वीडियो का इख्तिताम एक और इम्पोर्टेंट बात के साथ करूंगी। जब भी प्री अरेस्ट बेल आपको मिलती है, अबूरी जमानत आपको मिलती है, इंटरिम बेल मिलती है, तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि आपने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है। प्लीज इस चीज का इंतजार ना करें कि तफ्तीशी आईओ आपको कॉल करेगा, आपको इन्वाइट करेगा वार्म वेलकम के साथ, तो फिर आप जाएंगे। डोंट ट्राई टू बी एफिशिएंट विद मी। मेरे सामने ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है तुमको। जैसे ही आपको प्री अरेस्ट बेल मिलेगी, साथ ही आपको थाने जाना है और शामिल तफ्तीश होना है। वरना अमूमन होता क्या है कि पुलिस वालों के पास और बहुत सारे मुख्तलिफ काम होते हैं, वो डेलिबरेटली या अपनी मसरूफियत की वजह से आपको नहीं बुला पाते। वो बच्चे सुबह से काम कर करके मैं तो वर्क कर करके फावा हो गया हूँ। तो नेक्स्ट डेट के ऊपर होगा क्या कि प्रोसिक्यूशन बहुत आराम से आके ये कह देगी कि आप शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और बहुत मुमकिन है कि अदालत आपकी बेल को रिफ्यूज कर दे, डिसमिस कर दे, और आपको मौके से अरेस्ट कर लिया जाए, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आप एक रिप्यूटेबल इंसान हैं तो बहुत एम्बैरेसिंग भी हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, बेनिफिशियल लगे, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वो बुनियादी मालूमात है, ये बुनियादी इल्म है, ये बुनियादी चीजें हैं जो एक आम आदमी को पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बेल आफ्टर अरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।